Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir. Today I am here to teach physics lecture number 7. In this lecture we will discuss scalars, vectors, positions, how we can represent vector in graphically, distance and displacement. Before we starting the lecture, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिल सके। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि काइनेमेटिक्स इसे कहते हैं, मोशन, रेस्ट और रिलेटिव मोशन को डिस्कस किया था और टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम स्केलर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्केलर और वेक्टर्स के दरम्यान में क्या डिफरेंस है। स्केलर और वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फिजिक्स के अंदर। हम सबसे पहले स्केलर के बारे में जानना चाहेंगे। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम कम्प्लीटली तौर पर मैग्नीट्यूड बता सकें स्केलर कहलाती है। अब मैग्नीट्यूड से मुराद यहाँ पे कोई डिस्टेंस हो सकता है, कोई मैथमेटिकली वैल्यू हो सकती है, हमारे पास वो मैग्नीट्यूड कहलाती है। एक और बात ज़हन में रखिएगा, मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्केलर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को कहेंगे जो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देगी और हमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन ना देगी। एग्जांपल के तौर पर स्केलर्स जो हैं, हमारे पास मास है, लेंथ है, टाइम है, स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क और एनर्जी है। ये वो वाली मिकदार है जो हमें क्वांटिटी में बताई जाती है। लेट्स सपोज मास की बात करते हैं तो 5 किलोग्राम, लेंथ की बात करते हैं तो 2 किलोमीटर, टाइम्स की बात करते हैं 1 आवर 25 सेकेंड्स एट्सेट्रा। अगर हम स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड में हम 25 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर इस हिसाब से देखते हैं। वॉल्यूम के और वर्क और एनर्जी को भी हम इसी तरह से डिस्क्राइब करते हैं। ये हमें कोई एक डायरेक्शन नहीं दे रही, जस्ट हमें एक वैल्यू दे रही है जिसको मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। अ स्केलर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड ओनली। ऐसी क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जाए स्केलर कहलाती है। इसके साथ साथ हम वेक्टर को देखते हैं। वेक्टर क्या कहते हैं। वेक्टर और स्केलर में थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस है, लेकिन स्लाइड सा डिफरेंस कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। स्केलर की डेफिनेशन के अंदर अगर एक वर्ड का और इजाफा किया जाए तो हमारे पास वो वेक्टर बन जाता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर हमें डायरेक्शन देगी तो वेक्टर्स कहलाती है। अगर ऐसी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी हमें अपना मैग्नीट्यूड भी दे रही हो और डायरेक्शन भी पता हो तो वो वेक्टर कहलाती है। लेट्स सपोज कि अगर हम एक किसी भी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, गाड़ी खड़ी है रोड के ऊपर, आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया, पीछे से आपने पुल किया गया, ठीक है, तो गाड़ी के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया और आपने फोर्स अप्लाई किया है टू द डाउनवर्ड करेंगे, अपवर्ड करेंगे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक डायरेक्शन आ गई है कि आपने फॉरवर्ड किया है या रिवर्स बायस में आपने फोर्स अप्लाई किया है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। आ वेक्टर क्वांटिटी इज डिस्क्राइब कम्प्लीटली, मुकम्मल तौर पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे वेक्टर कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बोर्ड के हवाले से। दोनों के दरमियान में जैसे जैसे हम किस मज़ीद फिजिक्स की टर्म में हम जाएंगे, स्केलर का और वेक्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। वेक्टर्स को हम मैथमेटिकली भी डिस्कस करते हैं। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फिजिक्स और मैथ दोनों लैंग्वेज, दोनों सब्जेक्ट के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब वेक्टर और स्केलर के दरमियान हम डिफरेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो चीज़ जो हमें जस्ट मैग्नीट्यूड दे रही हो वो हम उसको स्केलर कह देंगे, और वो चीज़ जो हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन दे रही होगी तो वो वेक्टर कहलाती है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एट्सेट्रा। ये हमारे पास वेक्टर्स क्वांटिटी हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एट्सेट्रा, इसके बारे में आप लोग अभी तक कुछ नहीं जानते। नेक्स्ट जैसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे तो चैप्टर 3 के अंदर इंशाल्लाह हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, मोमेंटम के बारे में, टॉर्क के बारे में। इस चैप्टर के अंदर हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। आज इस लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट भी डिस्कस करना है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि हम वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से पहले आपको एक बात और बताता चलूँ।
वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को हम ऐड नहीं कर सकते। बेसिक रीज़न ये है, एक हमें मैग्नीट्यूड दे रहा है, दूसरा हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन इसलिए हम दोनों को ऐड नहीं कर सकते, ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें डायरेक्शन का होना ज़रूरी है वेक्टर के लिए। वो डायरेक्शन आपकी किस तरफ होगी वो हम उसी तरफ उसको ड्रा कर सकते हैं। ग्राफिकली जो वेक्टर है कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे एरो हेड के साथ, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द लेंथ ऑफ द लाइन ए बी गिवन द मैग्नीट्यूड। ये ए बी एक लेंथ है जिसका जो वेक्टर है वी है और सिलेक्टेड स्केल है। हम इसको डायरेक्शन के तहत क्या कर रहे हैं, ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जनरली जो हमारे पास बोल्ड लेटर्स होते हैं वेक्टर्स के, वो हमारे पास एफ है, ए है, डी है, या उसके ऊपर एरो हेड लगा होता है, वो हमारे पास वेक्टर्स कहलाते हैं। कोई टर्म ऐसी होती हैं या तो अगर बोर्ड में लिखी जाए, जैसा ये लिखा हुआ है, तो ये बोर्ड में लिखी गई चीज़ें वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अगर उनके ऊपर एरो हेड लगा होता है तब भी ये हमारे पास वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। एरो हेड के साथ अगर बार लगा हुआ है तब भी ये हमारे पास वेक्टर्स होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि लिखा जाए या एरो हेड लगा हो या डैश बार लगा हो तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये वेक्टर है, अदरवाइज़ नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर वो बोर्ड में है तो तब भी हम उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको ग्राफ की सूरत में। अब नीचे एक एग्जांपल दी गई है कि 18 न्यूटन फोर्स को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है टूवर्ड्स नॉर्थ और ऑफ ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ के अंदर हमारे पास ये ओरिजिन है, ये ईस्ट है और नॉर्थ है। हमने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मूव करना था 80 न्यूटन, तो ये देखें यहाँ पे हमने 80 न्यूटन के ग्राफ रिप्रेजेंट किया। तो देखें ये हमें ये ग्राफ पर रिप्रेजेंटेशन दी है, डायरेक्शन दी गई है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दी गई है। तो हम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन हमें बताई जाएगी हम उसी डायरेक्शन के तहत जो है वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई इतना टफ टाइम नहीं है, कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर हमारे पास डायरेक्शन गिवन होगी और हमें डायरेक्शन के साथ साथ ये कह दिया जाए कि फोर्स को आपने इतने न्यूटन लेके जाना है और लेफ्ट लेना है, अपर लेना है, राइट पर लेना है, ईस्ट में लेना है, वेस्ट में लेना है, नॉर्थ में लेना है या साउथ में लेना है, तो ये दोनों के दरमियान में लेना है, तो हम उसी तरह से हम वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं टर्न पोजीशन को। पोजीशन किसे कहते हैं? जहाँ हम मौजूद बैठे हैं, लेट्स सपोज हमने सोचा कि मैंने घर से स्कूल जाना है, तो देन मेरी पोजीशन क्या होगी? घर से स्कूल जाना, आपकी पोजीशन क्या है? आपने स्कूल जाना है, तो ये एक पॉइंट आउट है, एक लोकेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही होती है किसी भी पॉइंट को या ओरिजिन को। इस वक्त आप मौजूद घर में बैठे हैं तो योर पोजीशन इज़ होम। अगर आप स्कूल में बैठे होंगे तो योर पोजीशन इज़ स्कूल। ऐसी लोकेशन जहाँ पे कोई चीज़ मौजूद होती है या रेफरेंस पॉइंट होता है उसको हम पोजीशन कह सकते हैं। The turn position describe the location of the place or a point with respect to some difference point called origin. ये वो टर्म्स हैं जिनकी वजह से हम पोजीशन डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक सिंपल अल्फाज में अगर आपको पोजीशन क्लियर करना चाहूँ तो आपने घर से मार्केट जाना है, तो योर source and destination, your source is home and destination is school। तो आपकी पोजीशन जो है इस वक्त जहाँ मौजूद है, इट्स योर पोजीशन। अगर आप घर में खड़े हैं तो आपकी पोजीशन वो आपका घर है। अगर आप मार्केट पहुँच चुके हैं तो आपकी पोजीशन वो आपकी मार्केट होगी। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में स्लाइड से डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस को हम कैसे मीट कर सकते हैं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों ही लेंथ होती हैं दो पॉइंट्स के दरमियान में। द लेंथ ऑफ अ पार्ट बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान में जो मैक्सिमम लेंथ है, जितना भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं मैक्सिमम हो मिनिमम हो, तो दो पॉइंट के दरमियान में जो लेंथ आ रही है उनको हम जो उनके दरमियान में उसको डिस्टेंस का नाम देते हैं। यहाँ पे ए और बी दिया गया है। ए से लेकर बी तक
जो हमारे पास ये डिस्टेंस है, जो लेंथ है, ये डिस्टेंस कहलाती है। और डिस्टेंस को कैपिटल एस से शो किया जाता है और इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है। एस इज़ द डिस्टेंस। अगर दोनों में डिफरेंस पूछा जाए तो डेफिनेशन के साथ लिखा जाएगा कि हम डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस एंड स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट किसे कहेंगे? दो पॉइंट्स के दरमियान में कम से कम फासला। Displacement is the shortest distance between the 2 points which has magnitude and directions. अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस की बात करें तो हमारे पास ये वेक्टर कहलाएगा, लेकिन दो पॉइंट्स के दरमियान में कम से कम फासला डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल डी से शो करते हैं, स्मॉल डी से, और इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है। सिंपल वर्ड में मैं कहना चाहूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो हमारे पास मीटर होता है। अब यहाँ पे देखें, ए से लेकर यहाँ से मूव किया, यहाँ तक गया, ये हमारा पास डिस्टेंस कहलाता है। एरो हेड जो आपको रेड कलर में शो हो रहा है, ए से लेकर बी तक जो शॉर्ट डिस्टेंस है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। आज के इस लेक्चर में हमने स्केलर वेक्टर को डिस्कस किया कि वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हम वेक्टर और स्केलर्स को ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन को देखा, पोजीशन के साथ साथ ओरिजिन को भी हमने डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर में यही यहाँ तक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।